हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज से वापस से कंटिन्यू करते हैं हम हमारी जो बायोलॉजी चल रही थी उसको। गाइज हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एग्ज़ाम थी यूनिवर्सिटी की वो उस टाइम पे टाइम टेबल भी आ गया था। लेकिन उसके जस्ट 2-3 दिन बाद में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के हमारे राजस्थान के, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो सारे भी जो भी यूजी के हैं या पीजी के हैं सबके सब यहाँ पर प्रमोट किए जाएंगे। तो फिर मैं वहाँ पर फ्री हो गया और अब आपको मैं जो डेली बायोलॉजी क्लास यहाँ पर दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और इस प्रकार से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो था बीच में थोड़ा रुक गया था, एक वीक मैं बीच में रुक गया था। तो यहाँ पर चलिए हम कंटिन्यू करते हैं और अब से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब से जो वीडियो है वो कंटिन्यू आपको मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जीव जगत का वर्गीकरण। ये टॉपिक है गाइज बहुत ही थोड़ा कठिन होता है और इसको समझने में ना ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को ना बेसिक से आपको बताऊंगा ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आए और आप ना उन चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जो जीव जगत का वर्गीकरण किया गया था सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया गया था। तो देखो सबसे पहले जीवों का जो वर्गीकरण था ना वो वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर, यानी कि साइंटिफिक वैल्यू के आधार पर, साइंटिफिक मापदंडों के आधार पर जो किया गया था वो भारत के वैज्ञानिक थे जिनको बोला जाता था अरस्तु। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किया गया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाई जीव थे ना जो आपके, उनको दो भागों में बांट दिया, एक तो पादपों में और एक आपके प्राणियों में। तो जो पादप थे उनको तो किस आधार पर विभाजित किया, पादपों को तो उनके आकारीय लक्षणों के आधार पर कि भाई दिखने में कैसे हैं, आकार के आधार पर। और जो आपके प्राणी होते हैं, ठीक है, जो प्राणी थे उनको लाल रक्त की उपस्थिति, भाई किसी में ब्लड जो उसका रंग रेड है या नहीं, है ना, इसके आधार पर इन्होंने जो प्राणी थे और जो आपके जीव थे इनको इन्होंने विभाजित किया था। सबसे पहले आपके जो अरस्तु थे इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कार्ल लिनियस और इन्हें कहा जाता है टैक्सोनॉमी का जनक। ये क्वेश्चन वर्ष 2018 में बहुत बार पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण का पिता या वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइज आपके कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्गीकरण का आपका जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वर्गीकरण की वास्तव में शुरुआत की थी ना वो इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो देखिए इन्होंने एक पद्धति दी थी जिसको बोला जाता था द्विनाम पद्धति, यानी कि बायोनोमियल। ठीक है, और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया गया था, वो अलग चीज है, लेकिन इन्होंने आपके द्विजगत पद्धति दी थी। इन्होंने मतलब जीव थे उनको दो जगतों में विभाजित किया था, दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था। देखिए कौन कौन से डिवाइड किए गए थे, पहला जो था उसको तो इन्होंने बोल दिया प्लांटी, है ना, प्लांटी मतलब पादप। और जो दूसरा था उनको इन्होंने दूसरा जो आपका ग्रुप बनाया वो बनाया एनिमेलिया, यानी कि उनमें रखे गए थे प्राणी। तो इन्होंने जीवों को दो भागों में बांट दिया, एक तो प्लांटी के रूप में और एक एनिमेलिया के रूप में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल लिनियस ने जो जीव थे उनको कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा था, एक तो प्लांटी के रूप में एक एनिमेलिया के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये जो कमी क्या रह गई थी, आपके जो कार्ल लिनियस था इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया था इसमें कमी क्या कर रही थी, तो इसमें कमी रह गई थी कि इनके आधार पर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर पता नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अलावा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों में पता नहीं लगा सकते थे। इसलिए जो कार्ल लिनियस है इन्होंने जो वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था ये गाइस आपके फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शुरुआत इन्होंने की थी वास्तव में, इसलिए इन्हें टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर देखिए जो यूकैरियोटिक क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो गाइस इनमें वैसे तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन मेनली जो अंतर होता है ना वो आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर आपका केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ये आपके द्विलेयर यानी कि दो लेयर की पाई जाती है, दोहरी झिल्ली आपके पाई जाती है। ठीक है, ये मेन अंतर होता है आपके
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। वैसे तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही फर्क होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब आपके जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का, उसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंट होता है। ये आपके जो कार्ल लिनियस था उसने नहीं बताया था। इसके बाद यहां पर देखिए, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिनमें एकल कोशिका पाए, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, है ना। मल्टी सेलुलर क्या, जैसे हम हैं, आपके कोई पशु हैं जैसे हाथी है ना, घोड़ा है, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन पकाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जैसे पेड़ पौधे हैं। अप्रकाश संश्लेषी जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी तरह भोजन नहीं पकाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके स्वजीवी और विषमजीवी। तो ये अंतर आपके कार्ल लिनियस ने नहीं बताया था। अब चलिए, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका आपके महत्वपूर्ण आपका रोल है वर्गीकरण के सिद्धांत में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत जीव का वर्गीकरण किया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जीव जगत की अवधारणा किस वर्ष दी, तो 1969। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो आपके जीवों को कितने भागों में बांटा था, 5 जीवों में, 5 आपके जगत में। ठीक है, इसके अलावा उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 जीव जगत की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो ये आपकी दी गई थी आर.एच. व्हिटेकर ने। अब देखिए, इन्होंने किस आधार पर दी थी उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने जीवों को 5 भागों में विभाजित किया था। देखिए कौन कौन से। पहला देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 भागों में इन्होंने जीवों को डिवाइड किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब देखिए क्या क्या अंतर होता है इनमें। अब देखिए, कोशिका प्रकार के आधार पर जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक और सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि मोनेरा आपके प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक। लेकिन मोनेरा में आपके केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, बाकी सारों में आपके केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, दूसरा अंतर यहाँ पर देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, जो मोनेरा में होती है वो तो सेलुलोज के रहित पाई जाती है, एमिनो अम्ल की। ठीक है, यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। फंजाई में सेलुलोज रहित होती है, आपके प्लांटी में आपके सेलुलोज की होती है और एनिमेलिया में पाई नहीं जाती। इसके बाद केंद्रक झिल्ली होती है। देखिए, इसमें नहीं पाई जाएगी ना, क्योंकि आपके प्रोकैरियोटिक जीव होते ही वो हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो देखिए, जो मोनेरा उसमें नहीं पाई जाएगी, सारे जो भी हैं उनमें आपके जो केंद्रक झिल्ली है, यानी कि जो आपका केंद्रक झिल्ली है वो यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में काय संरचना की बॉडी, आपकी संरचना बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। तो देखिए, जो मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, इनमें आपके कोशिकीय होती है, यानी कि कोशिका के तरह ही होती है। ठीक है, जबकि फंजाई होता है उनमें बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। प्लांटी होते हैं उनमें आपके बहुत सारे कोशिका पाए, इसलिए उत्तक और अंग हैं वो उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमेलिया होते हैं, उनमें उत्तक होते हैं, अंग होते हैं, ये आपके जो शरीर है, बॉडी होती है, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर मैंने पोषण कैसे कैसे होता है। तो देखिए, जो मोनेरा होता है ना वो आपका स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो प्रोटिस्टा होता है वो भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका ये परपोषी, ये स्वपोषी और ये स्वपोषी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जो आपका वैसे सारे के सारे देखिए ये दोनों हैं, स्वपोषी भी विषमपोषी भी है, ये भी स्वपोषी विषमपोषी है। केवल एक जो है, ठीक है, आपके फंजाई है, फंजाई वो केवल आपके जो होता है वो परपोषी होता है। ठीक है, लेकिन इनमें भी आपके जो डेड होते हैं ना वो आपके परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, जो प्लांटी होते हैं, प्लांट का मतलब जो पेड़ पौधे जिनमें आते हैं प्लांटी, उनमें क्या होता है गाइज, वो खुद का भोजन पकाते हैं। जो प्लांटी होते हैं ना वो खुद का भोजन पकाते हैं, इन्हें बोला जाता है स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी, एनिमेलिया क्या होते हैं, जिनमें आपके एनिमल आते हैं जैसे कि हम। ठीक है, उनमें क्या होता है गाइज, उनमें पोषण है वो आपके परपोषी होता है, मतलब हम होते हैं, हम हमारा भोजन खुद नहीं पकाते हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। पेड़ पौधों से अनाज प्राप्त होता है तभी तो हम खाते हैं, खुद थोड़ी बनाते हैं। हमारे शरीर में कोई ऐसा कोई तंत्र है नहीं जो खुद का भोजन बनाता हो। ठीक है, और प्रजनन की विधि देखें तो आपका जो मोनेरा है उसमें संयुग्मन पाया जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर युग्मन संलयन है ना, आप युग्मक संलयन जाइगोट बनते हैं और संयुग्मन पाया जाता है। इसके अलावा जो फंजाई है उसके अंदर निषेचन पाया जाता है। ठीक है, निषेचन फर्टिलाइजेशन।
और आपका इनके सांप के अंदर निषेचन फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं कि जो 5 वर्गीकरण दिए गए थे आर.एच. व्हिटेकर ने वो कैसे कैसे दिए गए थे। ठीक है, मैं आपको एक ब्रीफ फॉर्म में बताता हूँ हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपके जीव थे उनको 5 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से भागों में, जो मोनेरा, एक तो है मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। ठीक है, अब देखिए जो मोनेरा है ना वो तो अकेला ही है। ठीक है, प्लांटी भी अकेला है, फंजाई भी अकेला है। ठीक है, लेकिन आपकी जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों अकेले हैं, लेकिन प्लांटी है ना वो आपके अलग अलग रूप में पाया जाता है और एनिमेलिया भी आपके और रूप में पाया जाता है। तो देखिए जो प्लांटी है ना, प्लांटी को भी आगे देखिए 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्लांटी को थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एनिमेलिया है ना, एनिमल जो रहते हैं, ठीक है, उनको भी आपके देखिए आपके 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं नॉन कार्डेटा और एक होते हैं कार्डेटा, यानी कि अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। अब देखिए जो आपका अपृष्ठवंशी है यानी कि नॉन कार्डेटा है, उनको 8 भागों में बांटा गया है। देखिए पोरीफेरा, निडेरिया, इसके बाद में प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, इसके बाद में एसके हेलमिंथिस, इसके बाद में एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मिटा। इसके अलावा जो आपका पृष्ठवंशी होते हैं इनको आपके 5 भागों में बांटा गया है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो इस प्रकार से आपके जो 5 वर्गीकरण है ना, इस प्रकार से किया गया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। ठीक है, 5 अलग अलग भागों में इस प्रकार जीवों को डिवाइड किया गया था। तो देखिए आगे यहाँ पर एक वर्गीकरण और किया गया है, ये तो आपका आर.एच. व्हिटेकर ने किया है 5 वर्गीकरण 5 जीवों को। इसके अलावा कुछ अलग यहाँ पर वर्गीकरण और हैं। तो देखिए यानी कि जीव जहाँ पर रहते हैं ना उनके स्थान के आधार पर, इनके आवास के आधार पर कि भाई जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ से वो रहते हैं ना, जहाँ उनका निवास स्थान होता है उसके आधार पर जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, हाइड्रोफाइटा, जेरोफाइटा, मीजोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा और हेलोफाइटा, इनके बारे में देखेंगे। ये भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं गाइज। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, उन्हें बोला जाता है जीरोफाइटा। इसी बार पूछ रहे लवणीय जीवों को क्या बोलते हैं, लवण आपके अंदर लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए आपके हेलोफाइटा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन के थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं और धीरे धीरे लगभग हम 20-25 मिनट के लेक्चर डाल के पूरा थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर हमको ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आती है। तो हम ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा डालेंगे और वो आपको इतना ही पढ़ाएंगे जितना आप समझ सको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो देखिए मोनेरा के बारे में पहला क्वेश्चन कि ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में अभी आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, कोशिका के केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, दूसरी बात देखिए इनमें, अब देखिए सीधी सी बात है कि भाई जब इनके केंद्रक में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है तो भाई इन पे संगठित केंद्रक भी नहीं होगा। ठीक है, और इनका कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिका अंग इनके अंदर नहीं पाए। आपको मैंने कोशिका पढ़ाई थी ना, वहाँ आपको बताया था कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये आपको बहुत सारे आपके कोशिका एक भाग होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं आपके अंदर, इसके न तो आपका संगठित केंद्रक पाया जाता है, संगठित का मतलब कि बहुत सारी इकाइयाँ उसमें मिली हुई हैं। ठीक है, एक तरह से यूनिटी के रूप में। ठीक है, तो ऐसा केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारे जो कोशिका के भाग है ना बहुत सारे इसमें अनुपस्थित होते हैं मोनेरा के अंदर। ठीक है, अब अगली बात कि इनमें जो जनन होता है वो कैसे होता है। तो गाइस इनमें जो जनन होता है वो संयुग्मन के माध्यम से होता है। संयुग्मन मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, संयुग्मन। ठीक है, नाम से पता लगा रहा है संयुग्मन, पेयरिंग की फॉर्म में। ठीक है, संयुग्मन के रूप में होता है। ठीक है, अब ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वयपोषी और एक होते हैं विषमपोषी, मतलब दोनों प्रकार से जीवन इनमें संभव होता है। स्वयपोषी क्या होते हैं, स्वयपोषी ऐसे जीव होते हैं जो आपका भोजन खुद बनाते हैं, है ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वयपोषी। और विषमपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो गाइज इसमें मोनेरा बिल्कुल सिंपल सा है। मोनेरा के बारे में आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इनमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रोकैरियोटिक जीव होता है और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं बस। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया,
जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो आपके मोनेरा के अंदर आते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, जो आपके नील हरित शैवाल होते हैं ना, पानी के अंदर आप देखे होंगे हरा 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 ऐसा पाया जाता है। जब पानी आपके बहुत दिनों तक भरा रहता है किसी जगह पर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हरे हरे से पौधे से छोटे छोटे से निकल आते हैं, उन्हें बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोला जाता है गाइस? साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल इनको बोला जाता है। तो ये आपके मोनेरा के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, वो आपके किसके अंदर आती है? मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। मैंने आपको जो कोशिका पढ़ाया तब आपको बताया था। तो ये तीनों एग्जांपल आपको ध्यान रखना है मोनेरा के अंदर, आपके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या होता है? तो देखिए प्रोटिस्टा होता है ना, वो एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब यूनिसेलुलर, यानी कि जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। दूसरा, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है, मतलब जिनका जो केंद्रक होता है ना, वो केंद्रिक झिल्ली के द्वारा आपका घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ होता है। तो गाइज ऐसे जीवों को बोला जाता है यूकैरियोटिक जीव। मैं बहुत आसान से, बिल्कुल आपको आसान धीरे धीरे हर चीज़ों को समझा रहा हूँ, ताकि ना आपको हर चीज़ें समझ आ सकें। अब देखिए, अब सीधी सी बात है कि सर जब यूकैरियोटिक है, मतलब उसके अंदर कोशिका, वो जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली है, तो सीधी सी बात है कोशिका झिल्ली है तो उसके अंदर जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? संगठित होगा। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर, इसमें जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, इसके अंदर ज़्यादातर कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कोशिका में जो भी अंग पाए जाते हैं ना, सारे के सारे लगभग इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके मोनेरा का बिल्कुल उल्टा है। मोनेरा में क्या होता था कि वो आपके प्रोकैरियोटिक थे, ये यूकैरियोटिक है। वहाँ पर आपका संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया जाता था, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि किन जीवों में गति के लिए या गमन के लिए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं ना, तो किन जीवों में गति के लिए सीलिया तथा फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। यानी कि ऐसे किस वर्ग के जीव हैं, किस जगत के जीव हैं, जिनके अंदर मूव करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीलिया या फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। तो गाइस ये आपके होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, गति करने के लिए सीलिया तथा फ्लैजिला नामक आपके संरचना पाई जाती है। ठीक है, और ये भी आपके दोनों प्रकार के होते हैं, ये विषमपोषी भी होते हैं और आपके स्वपोषी भी होते हैं, दोनों प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में देखिए एक तो आपका जो एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल, एक कोशिकीय जो भी शैवाल होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, मतलब जिनमें एक कोशिका पाई जाती है वो सारे आते हैं। इसके अलावा जो डाइटम होता है, डाइटम ये आपका एक प्रकार से प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम है, ठीक है, ये भी एक कोशिका, ये सारे वैसे तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई पैरामीशियम है वो आपके किस वर्ग से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये सारे एग्जाम्पल है, जो एक कोशिकीय शैवाल है, डाइटम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एमीबा है और प्रोटोजोआ है। ये गाइज सारे के सारे आपके प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर बिलोंग करते हैं गाइज। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें आपको मैंने शुरुआत की है वर्गीकरण की, और धीरे धीरे हम जो पूरा वर्गीकरण है उसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि अगर आपने पहली बार भी पढ़ रहे हो, अगर आप नोट्स बनाते हो गाइज, तो आपके ना कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि गाइज मैं 3-4 बुक पढ़ के ना फिर आपके सामने जो डेटा है ना, कि क्वेश्चन कहीं से बाहर ना जाए, उन चीज़ों को मैं देखकर उसी हिसाब से नोट्स बनाता हूँ। और गाइस नोट्स मैं अभी बनाता हूँ, ये मैंने अभी देखो जस्ट नोट्स बना के और क्वेश्चन आपके सामने बनाया है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छा लाइक आता है, तो गाइज हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत करें और अच्छी बुक पढ़ें और हम अच्छा कंटेंट आपको दें गाइज। ठीक है, तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं ना, और उनको आपको ये बताइए कि भाई एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला रेलवे का, और एनसीईआरटी हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।